नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। मिशन सागर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सहायता प्रदान करने का एक मिशन है। इस मिशन के तहत मालदीव, सेशल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर जैसे द्वीपीय देशों को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सकें। इसमें दो स्तर पर सहायता प्रदान की जाएगी, पहला खाद्यान्न और दूसरा मेडिकल के लेवल पे। अभी देखिए, मेडागास्कर में भारत ने काफ़ी सहयोग किया था क्योंकि वहाँ पे एक तूफान आया था डायना नाम का। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डायना तूफान आने के बाद ऑपरेशन वनीला चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। उस ऑपरेशन वनीला में जो जहाज़, हमारा जंगी जहाज़ प्रयोग किया गया था वो था INS एरावत। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद काफ़ी मानवीय सहायता के तहत खाद्यान्न भी उपलब्ध कराए गए थे। दूसरा एक मुद्दा, 35,000 रूबीला मीजल्स के वैक्सीन जो है वो भी भारत ने अभी लास्ट मंथ ही मेडागास्कर को प्रदान किया था। भारत हमेशा प्रयास करता है अपने जो द्वीपीय देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंध बेहतर रखने का। चित्तरंजन लोकोमोटिव ने विकसित किया एक कोविड गाड़ी। देखिए, ये कोविड गाड़ी जो है उसमें एक मोबाइल फ़ोन रहेगा और एक प्रॉपर ट्रैक रहेगा जिस पे वो मूव करेगा, एक कैमरा रहेगा जिससे पेशेंट से डॉक्टर बात करेंगे और उनके इसेंशियल जो भी चाहे मेडिसिन्स हो या कोई खाद्य सामग्री हो वो उन तक पहुंचाया जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा, स्वचालित है। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल से संबंधित एक और चीज़ देख लेते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में देखिए जो टाइगर्स हैं उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है और टोटल हो गया है 88 से 96। तो अभी थोड़ा वेस्ट बंगाल से संबंधित, थोड़ा सुंदरवन टाइगर रिजर्व से संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। सुंदरवन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुंदरवन एक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक रामसर साइट है। रामसर आपको पता है ईरान की राजधानी में 1971 में एक कन्वेंशन साइन किया गया जो कि वेटलैंड के प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए था। उसी के बाद डिक्लेयर्ड ऑफिशियल जो साइट होते हैं वेटलैंड्स के, उनको रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, अभी भारत में रामसर साइट की संख्या 10 इंक्रीज हुई है और टोटल जो हो गई है वो 37 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इसी साल 2 महीने पहले ऐसा डिक्लेरेशन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अतिरिक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, क्योंकि आपको पता है मैंग्रोव काफ़ी यूजफुल होता है। ये एक तटरक्षक के रूप में काम करता है सुनामी से। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और ये जो प्रवाह होता है जल का तट की ओर, उसको रोकता है। अब बात वेस्ट बंगाल की चल रही है, तो वेस्ट बंगाल से संबंधित कुछ बातों को मैं आपको कवर करा देता हूँ। वेस्ट बंगाल में कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे स्पेशली 2 हैं, एक बुक्सा और सुंदरवन ही है। उसके अतिरिक्त कुछ नेशनल पार्क्स हैं, उनके बारे में मैं बता दूँ। जल्दापारा, गुरुमारा, नेवरावेली, ये सब जो नेशनल पार्क हैं ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल अभी सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में। उसके अतिरिक्त अभी करंट में चर्चित रहा कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। आरोग्य संजीवनी बीमा। देखिए, आरोग्य संजीवनी से भी काफ़ी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। अगर नहीं याद आ रही होंगी तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। इसको SBI ने प्रारंभ किया है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। 1 लाख से 5 लाख तक कवर इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आरोग्य संजीवनी नाम से और क्या क्या है, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो संजीवनी से मैच करते हैं और अगर आप ऐसे मैच करा के पढ़ेंगे तो याद रखना भी आसान रहता है। देखिए, संजीवनी सेतु ऐप एक है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी कोविड-19 से फाइट करने के प्रक्रिया में लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने उसे लॉन्च किया था। दूसरा संजीवनी नाम से संबंध रखने वाला एक संजीवनी वाहन भी है जो कि संक्रमण की जांच के लिए है, बिना टच किए जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी टेस्टिंग के लिए है। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और मेरा ये प्रयास जो मैं अनवरत करता हूँ, अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों में, अपने
जो स्टडी ग्रुप है उनमें ज़रूर शेयर किया करें इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त हुए हैं। बात वित्त आयोग की करें तो वित्त आयोग 2 स्तर पे होता है। केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो जो कि केंद्र और राज्य के मध्य के वित्त के संदर्भ में रिकमेंडेशन देता है, और एक स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है वो स्टेट का फाइनेंस कमीशन का काम होता है लोकल बॉडी, स्थानीय निकायों से संबंधित, ग्राम सभाओं इत्यादि से संबंधित रिकमेंडेशन देना, नगर परिषद, नगर पालिका, इन सब के लिए वो वित्त का रिकमेंडेशन देता है। तो क्लियर रहे। बढ़ते हैं आगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो राज्य के लिए ही काम करता है, जबकि वो स्थानीय निकायों के लिए रिकमेंडेशन देता है। पीएनबी और एसबीआई इन दोनों ने, सबसे पहले पीएनबी ने ऐसा किया है, उसके बाद एसबीआई ने तत्काल एक घोषणा की ऋण स्थगन की। अब ये ऋण स्थगन होता क्या है, मॉरेटोरियम जिसे आप कहते हैं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना मालूम है, मैं बता देता हूँ। जो एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस वगैरह, वो लोग जो बैंक से लोन लेते हैं उनको एक प्रॉपर टाइम पे मंथली या वीकली ईएमआई जमा करना पड़ता है। अभी कोविड-19 के टाइम में वो संभव हो नहीं पा रहा है। इसके लिए इन दोनों बैंकों ने, सबसे पहले पीएनबी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने किया तो पीएनबी ने, अब वो जो ईएमआई जमा करना था उन पे रोक लगा दिया कि अभी जब तक ये चीज़ें निगेटिव चल रही हैं तब तक अभी इस पे रोक लगा रहेगा। अब बात पीएनबी की चल रही है तो पीएनबी से कुछ आपको याद आ रहा होगा। पीएनबी अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, और वो बैंक बना है एक मर्जर के साथ, जिनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल था। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट मंथ की चीज़ें हैं और ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है। अब जब मैं ये आपको रिवाइज करा ही रहा हूँ तो मैं बाकी भी करा देता हूँ। देखिए, सिंडिकेट बैंक का भी मर्जर हुआ है कैनरा में, और इलाहाबाद बैंक का हुआ है यूनियन बैंक में। उसके अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक का यूनियन में नहीं, इंडियन बैंक में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ है, और यूनियन बैंक में जो मर्जर हुआ है वो आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का हुआ है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके अतिरिक्त ये ऋण स्थगन जो शब्द है वो उन ईएमआईज़ के लिए है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा बैंक से लिया जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड होती हैं, इनका एक प्रॉपर पेडअप कैपिटल होना चाहिए। उसके अतिरिक्त किस तरीके का अकाउंट, वो रेगुलर जो अकाउंट होता है वो नहीं ओपन कर सकती, ये जमा ले सकती हैं, टाइम लेग डिपॉजिट लेती हैं, और उसी तरीके से ये लोन भी देती हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है वो खोलने का अधिकार इनको नहीं होता। नोमुरा एक जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत के आगामी विकास दर को, जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिव में बताया है, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव 5.2% बताया है। तो ये काफ़ी पीड़ादायी रहा है। अभी मूडीज़ ने भी 0% कल ही बताया था। चूँकि कल का करंट अफेयर मैं किसी कारण पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं उसको इसमें कवर कराऊंगा। देखिए, मैं कोई भी ऐसा चांस नहीं लेता कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला कोई एक भी प्रश्न आपसे छूट जाए। आगे देखते हैं। एक कमेटी है, शोकात्कर कमेटी, और ये कमेटी सैन्य सुधारों से संबंधित है। इसी के रिकमेंडेशन के क्रम में 9,304 पदों को जो मिलिट्री इंजीनियरिंग से संबंधित थे उनको समाप्त कर दिया गया है, ताकि ये जो सैन्य खर्च है, रक्षा खर्च जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो। ठीक है, ये तो रही आज के। अब जो हमारा करंट अफेयर्स छूट गया था उसको हम थोड़ा फटाफट कवर करा देते हैं। देखिए, फोर्ब्स ने लिस्ट जारी किया है, और उस लिस्ट में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे मुकेश अंबानी। उसके अतिरिक्त जो दुनिया के सबसे अमीर रहे हैं वो जेफ बेजोस रहे हैं, जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं।
अभी वाईजू जो एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफार्म है उसके संस्थापक वाईजू रविचंद्रन जो है वो सबसे कम उम्र के बिलियनियर हैं। ये भी एक आपके अटेंशन का सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो मूडीज़ ने, अभी मैंने आपको बताया कि 0%, वो तो मैंने लास्ट में कवर जो ऊपर का सेक्शन था उसमें कवर करा दिया था। मूडीज़ रेटिंग जो कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसी बिल्डिंग में है। उसने भी भारत के ग्रोथ रेट को काफ़ी कम क्या 0% बताया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि ये पूछ लिया जाता है। चलिए, अब ये चर्चा चल ही रही है तो मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, विश्व बैंक ने 1.5 से लेके 2.8 के बीच में बताया है भारत के विकास दर को, ठीक है। IMF ने 1.9 बताया है। उसके अतिरिक्त इंडिया रेटिंग ने भी 1.9 ही बताया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है SNP जिसे आप कहते हैं 1.8% बताया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 4% बताया है भारत के विकास दर को। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा ये प्रयास आपको सार्थक लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करा करें अपने दोस्तों तक, अपने एजुकेशनल जो ग्रुप्स हैं उनमें, या तो फेसबुक पे, जहाँ भी आपको पॉसिबल लगे ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, राहत मित्र, ये तो परसों का ही करंट अफेयर है, परसों ये लॉन्च किया गया था, कल के वीडियो में होना चाहिए था और कल हम अपलोड कर नहीं पाए किसी व्यक्तिगत समस्या की वजह से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ सूचनाएं होंगी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनसे, उन सूचनाओं को कलेक्ट करके उनसे संबंधित योजना बनाने के लिए उसके आधार पे जो जानकारी रहेगी उनके स्किल के बारे में जानेंगे, उसके अनुसार उनको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। अब अगला ऐप देखते हैं, CAMPP ऐप। ये आंध्र प्रदेश का ऐप है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ये कृषि संबंधित खरीद के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बात आंध्र प्रदेश की चल रही है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ बातों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का एकमात्र जिसने 3 राजधानियों का प्रस्ताव दिया और उसी प्रस्ताव को विधान परिषद ने स्क्रीनिंग कमेटी में भेज दिया। तो उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ और विधान परिषद के समापन के लिए ही प्रस्ताव विधानसभा में ला दिया गया। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन वो भी आंध्र प्रदेश से चली जो कि ईरान तक केला लेके जाने वाली थी। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क जो है वो भी यहीं पे आंध्र प्रदेश में ही है। अम्मावाड़ी योजना और मोबाइल हैंड वॉश ये अभी स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, आपको बता दें, आज़ाद भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और आज़ादी से पूर्व की अगर बात करें तो सिंध रहेगा, चूँकि जो बॉम्बे प्रांत का पार्ट था सिंध, और आज़ादी से पहले भाषाई आधार पर इसको गठित कर दिया गया। भाषाई और धार्मिक दोनों आधार उसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड ने 1 वर्ष के लिए पान मसाला को बैन कर दिया। देखिए, इसमें कुल ऐसे 11 प्रोडक्ट को बैन किया गया है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग करते थे, जो कि ऑलरेडी प्रतिबंधित था, जिससे हार्ट संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया था पहले ही, और अभी उन सभी 11 ब्रांड के प्रोडक्शन और सेल दोनों पे रोक लगा दिया गया है। देखिए, अब कल का करंट है तो मैं फटाफट ये इन सब सारी चीज़ों को कवर करा रहा हूँ। ईटा एक्वेरिड, देखिए ये हेली कॉमेट से संबंध रखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस कॉमेट से। हेली कॉमेट वही है जो कि 75 से 77 साल के मध्य एक बार दृष्टिगत होता है किसी भी आकाशगंगा में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये नाम किस ईटा एक्वेरिड, ये है हेली कॉमेट से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है ये। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने गिलगिट बाल्टिस्तान और फिरोजाबाद को, इन दोनों को अपने मौसम पूर्वानुमान की सूची में शामिल किया। और ये दोनों जो स्थल हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और फिरोजाबाद, ये POK में है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पे अवैध रूप से पाकिस्तान ने
कब्जा करके रखा हुआ है, उसको भी अभी मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया है। अब देखिए IMD जो है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसका स्थापना 1875 में हुआ था। ये बहुत ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश एरा की, ठीक है। और इसके अभी जो चीफ हैं मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मृत्युंजय महापात्रा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एम्स भोपाल ने एक सकारात्मक परिणाम जाहिर किया है, जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोबैक्टीरियम W के प्रयोग पर आधारित है। तो इससे एक नई दिशा मिल सकती है कोरोना के जंग में। तो आपसे कई बार हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि किस एम्स ने ऐसा प्रयोग किया, तो एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब नरेंद्र बत्ता का कार्यकाल जो है 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सम्मेलन, बहुत सारी मीटिंग्स हो नहीं पा रही थी। इसके लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। हॉकी संघ जो है, इंटरनेशनल हॉकी संघ, उसके चेयरपर्सन हैं, भारत से संबंधित हैं, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और इनका एक्सटेंशन भी हुआ है। अब थोड़ा सा जो इंटरनेशनल हॉकी संघ है उसके बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर उसका लाउसन स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1924 पेरिस फ्रांस में की गई थी। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, और जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो लाउसन स्विट्जरलैंड में है। टोटल मेंबर कंट्री जो है 137 है। तो सभी कुछ याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दी गई सूचनाएं, दी गई करंट अफेयर्स की जो भी जानकारियां हैं वो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में ज़रूर यूजफुल रहेंगी। इसी के साथ, इस निवेदन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।